नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कल शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया। सुनील अग्रवाल, ये कोयले का एक व्यापारी है। छत्तीसगढ़ में कोयले का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का भ्रष्टाचार सामने आया। ये कांग्रेस की सरकार के दरमियान का पाप है। कई करोड़ों रुपए का घपला था। हर टन पे 25 रुपए लिए जा रहे थे। अभी मेरी खबर यह है, छत्तीसगढ़ में वो 25 रुपए से वो 35 रुपए हो गए हैं। सरकारें बदलती है, भ्रष्टाचार वहीं रहता है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को ईडी ने, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी तो ईडी बहुत एक्टिव थी, तो ईडी ने कुछ अधिकारियों को पकड़ा, कुछ व्यापारियों को पकड़ा। उसमें सुनील अग्रवाल पकड़े गए। 17 मई में, मतलब हाईकोर्ट ने उनको जमानत रद्द कर दी। 8 अप्रैल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम जमानत दी। इस पे रिव्यू जब हुआ, फिर समीक्षा के लिए जब ईडी पहुंची, तो कल 7 अगस्त को 3 जजों के बेंच ने इस जमानत को रेगुलर कर दिया। और जो ईडी के बारे में टिप्पणियां की वो सुनने लायक है। और जब उस टिप्पणियां से नीचे मैं इस तरह से देखता हूं तो पूरा चित्र मैं आपके सामने पेश करूंगा। जस्टिस सूर्यकांत जी के अध्यक्षता में यह बेंच था। दूसरे जज थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और फिर जस्टिस उज्जवल भुइया। उज्जवल भुइया ने कहा कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कुछ आंकड़े दिए हैं। 5000 केसेस आपने दर्ज किए, उसमें से मात्र 40 केसेस में लोग दोषी पाए। आपको साक्ष्य की गुणवत्ता पे और अभिनियोजन की गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी केस पे आगे जस्टिस सूर्यकांत जी कहे कि मौखिक साक्ष्य ही आपका बेस रहता है, मौखिक साक्ष्य नहीं, वैज्ञानिक जांच पर जोर देकर आपको काम करना होगा। क्योंकि आप किसी के मौखिक साक्ष्य पे या दिए हुए एफिडेविट पे खुद को संतुष्ट पाते हैं, यह व्यक्ति मुजरिम है। लेकिन जब अदालतों में चीजें आती है तो फिर वो मौखिक साक्ष्य कितना टिक पाता है, क्योंकि उसको वैज्ञानिक कोई जांच आपने की नहीं। ये बात अलग है कि वैज्ञानिक जांच और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे किसी भी आरोपी को ये महीनों सालों जेल में सड़ाते हैं। वित्त मंत्रालय ने भी अभी 2 दिन पहले कुछ आंकड़े दिए लोकसभा में। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अभी तक करीब करीब 132 राजनीतिज्ञ हैं जिनके खिलाफ ईडी ने एक्शन ली है। उसमें से अभी तक मात्र एक दोषी पाया गया। ये होता क्यों है? ये बार बार क्यों हो रहा है? और अल्टीमेटली क्यों कहना पड़ रहा सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जजेस को कि ईडी वैज्ञानिक जांच क्यों नहीं करती? ईडी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ईडी एक ऐसी संस्था है जिसको इतने असीमित अधिकार है, और उस अधिकारों के चलते उनके आका यानी केंद्र सरकार में जो सत्ता में होता है वो ईडी का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग लाता है। ये इन तमाम केसेस से सामने दिखाई देता है। मैं इसी एक्सरे से जब देखता हूं तो मुझे हेमंत सोरेन दिखते हैं। 5 महीने जेल में रहे। 5 महीने जेल में रहे। पूरा चुनाव लोकसभा का वो पार्टी की सुप्रीमो थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक आदिवासी मुख्यमंत्री था। 5 महीने जेल में रहा और जब जमानत मिली तो जज ने कहा कि जिस 8.5 एकड़ की तुम बात करते हो वो तो इनका कोई लेना देना नहीं। कहीं आप किसी रिकॉर्ड में हेमंत सोरेन का उस जमीन से कोई रिश्ता नहीं बता पाए।
क्योंकि किसी के कहने पे या एफिडेविट पे हेमंत सोरेन को उठाया था। हुआ ये था कि हेमंत सोरेन को उठाना ही था क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलता था। तो फिर किसी से कुछ बुलवा लेना, किसी से कुछ एफिडेविट ले लेना और जेल में डालना। ऐसा ही इन्होंने केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। 100 करोड़ का आरोप है, लेकिन एक एफिडेविट पे किसी के एक साक्ष्य भी नहीं, उसका वैज्ञानिक कोई जांच नहीं। पैसे कहां गए, पैसे लिए कहां हो गए, खर्चा किए कहां, खर्चा किए पता नहीं। मनीष सिसोदिया आज 1.5 साल से जेल में है। संजय सिंह किस्मत अच्छी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे इनका कुछ भी नहीं है, इनका तुम तो बैंक अकाउंट भी नहीं, कुछ नहीं कर ले पाए, क्या कर रहे हो तुम, तो उनको छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जब ईडी से छूटे तो सीबीआई ने पकड़ के अंदर कर दिया। मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जब तक इन 4 राज्यों के चुनाव नहीं होंगे उनको अंदर चाहिए, क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल खेल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन मिलकर। ये तमाम चीजें हैं। महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा उदाहरण, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य जहां से 48 लोकसभा सीट आती है, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला राज्य इस देश को, उस राज्य का गृह मंत्री एक इज्जतदार व्यक्ति 13 महीने जेल में सड़ता है, अनिल देशमुख, सिर्फ इसलिए कि किसी पुलिस अधिकारी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मांग रहा था। और पूरा 13 महीने तक ये केस बनाते रहे ईडी वाले कि अनिल देशमुख 100 करोड़, अनिल देशमुख 100 करोड़, चैनल चिल्लाते रहे 100 करोड़ वसूली सरकार, वसूली सरकार। चार्जशीट फाइल हुई 2.25 करोड़ की, और जब जमानत मिली तो जज ने कहा कि कौन सा ईडी का केस बना भाई इनके खिलाफ, क्या कर रहे हो आप? नहीं, उस कमिश्नर साहब ने कहा था। कमिश्नर साहब को पूछा कोर्ट ने, आपने क्या कहा? उन्होंने कहा ये मैंने लोगों की बातें सुनी थी, सुनी सुनाई बातों पे मैंने कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। एक पुलिस कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर, और मुंबई का पुलिस कमिश्नर आईजी, डीआईजी रैंक, आईजी और एडीजी रैंक का होता है। इतना एक्सपीरियंस्ड अधिकारी यदि किसी मंत्री पे सिर्फ सुनने पे आरोप लगाते हैं और उस आरोप को ईडी सीरियसली लेती है, तो इसके मायने ये है कि उन्हें अनिल देशमुख को अंडर डालना था। क्यों डालना था? क्योंकि अनिल देशमुख से एक एफिडेविट चाहिए था। शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को जेल में डालने के लिए जो एफिडेविट या साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य देने इसके लिए उन्होंने मना किया। फिर दूसरा एफिडेविट आया जिसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को तो भी अंदर कर लीजिएगा, एक परब है एमएलए, उसको भी अंदर कर लीजिएगा। उन्हें वो भी मना कर दिया तो फिर तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारे लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलेगा। जब ये मामला पीक पे है, अभी जेल में एक जिसने हत्या की है, जिसने अंबानी जी के घर के सामने विस्फोटक रखे और जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या हुई, वो सब इंस्पेक्टर वजह जो जेल में अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वो वहां से एक लेटर लिखता है कि अनिल देशमुख का कोई कर्मचारी मुझसे पैसा लेता है, फिर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एक फिर लेटर मिला है। ये एजेंसी वैज्ञानिक जांच करना भूल गई, क्योंकि इस एजेंसी ने दिमाग यूज करना बंद कर दिया। ये एजेंसी सिर्फ ऊपर के दिए हुए आदेशों का पालन करती है, और आदेश बोलती है छू, वो जाके काटता है। यदि एजेंसी में बैठे हुए अधिकारियों ने अपना दिमाग का उपयोग किया होता तो शरद पवार जी को ईडी का नोटिस ही नहीं देते, और महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बदलाव नहीं होता। कभी कभी ईडी के नोटिस अच्छे भी होते हैं, शरद पवार के लिए अच्छे साबित हुए, जिन्होंने फिर से एक जनाधार की सिंपैथी की एक वेव आई और महाराष्ट्र की राजनीति का दृश्य बदल दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहना ईडी को कि आप वैज्ञानिक जांच नहीं करते, साक्ष्य की वैज्ञानिक जांच पे ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा जूता हो नहीं सकता। लेकिन फिर ये टिप्पणियां थी। निर्णय, ऑपरेटिव निर्णय चाहिए। हाल ही में चंद्रचूड़ साहब ने एक हिंदी अखबार में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, उसमें एक सवाल पूछा, ये जजेस राजनीति में जाते हैं उसका क्या? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वैयक्तिक रूप से लगता है कि जजेस ने रिटायरमेंट होने के बाद एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए, और उसके बाद आपके वैयक्तिक मत है जाना नहीं जाना, क्योंकि वंस अ जज ऑलवेज अ जज। जो एक बार न्यायाधीश होता है वो हमेशा के लिए समाज के लिए न्यायाधीश रहता है। आप रिटायर्ड भी हो तो लोग आपको उसी इज्जत से देखते हैं कि ये महामहिम न्यायाधीश है।
तब आप किसी राजनीतिक दलों की यदि पालखियां उठाते हो तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका आती है कि आज तक जो आपने न्यायदान दिया, क्या उस राजनीतिक दल के चश्मे से देखते हुए दिया क्या? ये पावित्र्य रखना होता है। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए कि वो हो गया है। अब धनंजय चंद्रचूड़ जी के लिए मैं पूरे होशो हवास में, पूरे आदर के साथ ये मैं प्रश्न उनको पूछना चाहता हूं कि महामहिम, ये आप खुद कह रहे हैं कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। तो फिर एक छोटा एक मेरा सवाल है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उजागर कर इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। हम सैल्यूट करते हैं आपको। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करवाए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नीचे किसने क्या गोरख धंधा किया, सारे राजनीतिक दल इस हमाम में कैसे नंगे हैं, ये सारे डिटेल्स बाहर लाके आपने सारे समाज के सामने इनका घिनौना चेहरा दिखाया। बहुत इसके लिए आपको सैल्यूट। लेकिन यदि वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, वो एक राजनीतिक व्यभिचार था, यदि वहां एक्सटॉर्शन किया गया, ठेके देने के एवज में चंदा लिया गया, धंधे के लिए चंदा लिया गया, ईडी के केसेस से निकलने के लिए चंदा लिया गया, किसी को कंपनियों पे लगे आरोपों से मुक्त करने के लिए चंदा लिया गया, फार्मा कंपनी के से खासकर, तो ये जो दोषी है इस पे सजा कौन देगा? आपने ये गलत हो रहा है ये बता दिया, इसने इसमें भ्रष्टाचार किया ये बता दिया, इसने इससे धंधे के लिए चंदा लिया ये बता दिया, ये सारी चीजें बता दी महामहिम। न्याय तो हुआ, न्यायदान तो आपने किया, लेकिन न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो चंदा खाने वाले आज भी ईमानदारी की कस्में खा के सदन में बैठे हुए हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए। यदि वो आज इस सदन में और सरकार के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, तो ये न्यायपालिका की हार है। ये सामान्य जनता जो न्यायपालिका को भगवान मानती है, उसके सोच और उसके विचारों पे चोट है। तो कहीं ना कहीं न्याय में हमारे यहाँ हम अक्सर कहा, कई बार मैं टिप्पणियों में बोल भी जाता हूं, क्योंकि कई बार मैं भी एक सामान्य इंसान हूं, मैं भी अपना आपा खो सकता हूं, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं जिसका संविधान में भगवान से भी ज्यादा विश्वास है। और इस संविधान के रक्षक न्यायपालिका को वो स्वयं 24 घंटे नतमस्तक होकर सलाम करता है। उस न्यायपालिका से यदि न्यायदान का काम नहीं हुआ, सिर्फ टिप्पणियां होकर वाही वाही लुटाई गई, पेपर की हेडलाइन बन गई, लेकिन न्याय हुआ क्यों? इन लोगों ने जो चंदा लूटा है, एक्सटॉर्शन मनी है, जिनने ये व्यभिचार किया राजनीतिक, उनके ऊपर एक्शन हुई क्या? फिर ये कोई दूसरा भ्रष्टाचार करेंगे, फिर कोई न्यायाधीश उनको पकड़ेगा, फिर उसके ऊपर सिर्फ पकड़ के छोड़ देंगे, फिर ये तीसरे टाइप का नया कोई सोच के नए भ्रष्टाचार, क्योंकि इनका दिमाग 24 घंटे नए रास्ते ढूंढते रहता है भ्रष्टाचार और व्यभिचार के। इन रास्तों को बंद कौन करेगा? क्योंकि एक रास्ता बंद करोगे तो दूसरा ही बनाते हैं। इन रास्ता बनाने वालों को बंद करना होगा। ये कब न्यायपालिका करेगी? जब मैं एक सिरे से देखता हूं कि मात्र ये जो सूर्यकांत जी का स्टेटमेंट हो या दूसरे जज साहिबान का वक्तव्य हो, ये मेरी आशा तो प्रज्वलित करता है, लेकिन वो क्षणिक साबित होती है। वो पूरा प्रकाशमय पूरी रात के अंधेरे को दूर क्यों नहीं करती? ये अहम प्रश्न मैं आज आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। इस एक सिरे से मुझे आखिर में तो प्रश्न दिखा जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।